Hello students, welcome to Personal Learning. My name is Rishabh and let's just continue sound. Okay. So for all the new students, I'm done my masters in EC और बच्चे नए हो लाइक के सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी करो, प्लस इस वीडियो के लिंक को अभी के अभी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर कर दो, राइट? ओके. So what we did in last lecture, we studied the characteristics of sound wave, amplitude, frequency, intensity, loudness. ये सारी चीज़ हमने स्टडी की थी. मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है? तो आई होप वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी. और जिस बच्चे ने वो लेक्चर एक्सेस नहीं किया, बच्चे डेट इज अवेलेबल ऑल अवर चैनल, जस्ट गो एंड वॉच इट. ओके. सो टुडे विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है? तो बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वन वॉज द फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, राइट? सेकेंड वॉज स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है? तो बस बच्चे ये दो एक्सप्रेशंस ही हैं विच यू हैव टू यूज थ्रू आउट द चैप्टर. ये दो एक्सप्रेशंस ही हैं जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर यूज करने हैं, राइट? चलो तो अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में. उन्होंने बोला है टू चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन आयरन पाइप, वन स्ट्राइक्स हिज एंड ऑफ आयरन पाइप विद अ स्टोन. ठीक है, इसकी एक रफ सी बेटा फिगर बनाओ. पहले फिजिक्स में हमेशा एक रफ फिगर बना लिया करो सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. यहाँ पे एक चिल्ड्रन यहाँ पर है, ठीक है ना, एक यहाँ पर है. उसने बोला कि इस वाले चिल्ड्रन ने इसको स्टोन से हिट किया, आयरन बार को. तो बेटा स्टोन से जब हिट करेगा तो साउंड विल ट्रेवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ऑब्वियसली, ठीक है ना, साउंड ट्रेवल करेगी. बट देखो जब स्टोन से इसको हिट किया तो साउंड जो है वो दो तरीके से ट्रेवल करेगी. एक तो सॉलिड के थ्रू जाएगी, प्लस साउंड बेटा एयर के थ्रू भी तो जाएगी. जब इसने हिट किया है, जब इसने यहाँ पे हिट किया तो साउंड सॉलिड आयरन के थ्रू भी ट्रेवल करेगी, है ना. अगर वो आयरन बार पे कान लगा के सुन रहा है ये वाला, तो उसको आयरन के थ्रू भी, ठीक है ना. सपोज करो इसका एक कान तो आयरन बार पर है, तो इसको जब एक कान जो दूसरी वाला कान है इससे भी इसको साउंड सुनाई देगी. दूसरा वाला कान इसका एयर में होगा तो उससे भी साउंड सुनाई दे रही है. दैट मीन्स साउंड एयर से भी ट्रेवल करके पहुंचेगी और आयरन बार से भी ट्रेवल करके इस तक पहुंचेगी, राइट? आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड का रेशो निकालना है कि यहाँ से यहाँ में इन दोनों का टाइम पीरियड का रेशो बताना है, ठीक है? क्लियर है? आया क्वेश्चन समझ? कैसे करेंगे? देखो बच्चे एक बात तो क्लियर है, हमें पता है आयरन बार में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है. बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि सॉलिड में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है. तो आयरन बार में जो साउंड होगी उसको टाइम कम लगेगा, एयर वाली को टाइम एज कंपेरेटिवली ज़्यादा लगेगा. तो आपको दोनों का टाइम पीरियड का रेशो निकालना है. क्लियर है? देखो क्या बनेगा. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. कैसे होगा देखो, बच्चों ने कर लिया होगा अब तक तो. आई थिंक अब तक तो बेटा आंसर आ जाना चाहिए आपका. आ गया है तो अच्छी बात है, मैच कर लो. तो पहले अगर मैं बात करूं बेटा एयर की, तो टाइम इन एयर कितना होगा? कितना टाइम लगेगा बेटा एयर में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन एयर, राइट? और टाइम इन आयरन ये कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन आयरन, ठीक है? अब क्या पूछा है? रेशो. तो बेटा रेशो जब दोनों का निकालोगे क्या रेशो बन रहा है? आप देख रहे हो टाइम पीरियड स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? और एल से एल तो हो जाएगा कैंसिल. तो बेटा टाइम पीरियड का रेशो क्या बन रहा है? मैं यहाँ लिख देता हूँ. टाइम पीरियड का बच्चे रेशो क्या बन रहा है? टी एयर अपॉन टी आयरन इक्वल्स टू क्या बन रहा है? वेलोसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. ये रेशो बन रहा है यहाँ से, ठीक है? क्लियर है? ओके. अब बेटा दोनों चीज़ें गिवन है, निकाल लो रेशो. कितना दे रखा है ये कितना दे रखा है बेटा? 5130. और ये कितना गिवन है? 344. निकाल लो, सॉल्व कर लो. कितना बनेगा ये? 2565, राइट? ये कितना बनेगा? 172, ठीक है? तो ये रेशो बन जाएगा. कितना आ गया आंसर? 2565 अपॉन 172. ये रेशो बन रहा है. तो ये आपका आंसर है. यही आ रहा है सबका, ठीक है? तो बेटा जस्ट फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन में, जस्ट फॉर्मूला लगाना है. ये चीज़, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना? बताने की जरूरत नहीं है. क्लियर है?
चलो किस किस का हो गया, मैच करो आंसर। आई होप आप कर पाओगे बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी बड़ा नहीं है इसके अंदर। और जिसका नहीं हुआ फिर भी तो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई करो, थ्योरी पढ़ो, ठीक है, और इस क्वेश्चन को लिख लो फटाफट, इसका सॉल्यूशन लिखो। डन, करें मूव। ओके सो अब आते हैं बच्चे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, बट जिस मैंने आपको सिर्फ ओरली बताए थे, ठीक है ना। अब इसको कैसे देखना है, रीड पढ़ना कैसे है, देखो क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बेटा एक्टिविटी से समझ सकते हैं। ये एक्टिविटी एनसीईआरटी में भी गिवन है ऐसे की ऐसी, राइट। आपने क्या किया, एक टेबल ली, राइट, उस पर दो ऐसे सर्कुलर ये सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड रखे, कार्डबोर्ड सिलेंडर में, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करा, एक क्लॉक लगा दी, सो दैट जो क्लॉक के टिक करने की साउंड है वो इस यहाँ से ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। क्लॉक की जो साउंड है वो टिकिंग की वो यहाँ से ट्रेवल करेगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक आ रही है, और यहाँ पे आपने अपना कान लगा लिया, यू आर लिसनिंग टू इट इसके थ्रू, राइट। अब ऐसा तो नहीं है, आपने क्या करा, आपको थोड़ा सा एडजस्ट, आपने क्या सपोज ये वाला एंड तो फिक्स कर दिया कि ये साउंड जो है वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आ रही है। अब आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया सो दैट आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दे। कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, ठीक है ना। आपने पाइप लगाया हुआ है तो आप पाइप को थोड़ा सा एडजस्ट करोगे कि आपको टिकिंग की साउंड मैक्सिमम सुनाई दे। तो जहाँ आपको साउंड मैक्सिमम सुनाई दे रही है वहाँ पे आप रुक गए, राइट। तो बच्चे वहाँ इससे क्या क्लियर हो गया, इस एक्टिविटी से ये क्लियर हुआ कि साउंड वेव हुई क्या। बेटा देखो, कार्डबोर्ड के थ्रू साउंड ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँची, साउंड इस पॉइंट पे जाके हो गई रिफ्लेक्ट हुई है, इसलिए आपके ईयर्स तक वो साउंड आ पाई है। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट साउंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे, ये एंगल जो था ये इसके इक्वल आया, ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा, राइट, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी कि साउंड जो होती है वो रिफ्लेक्शन के लॉस फॉलो करती है, वो रिफ्लेक्ट तो होती है, प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल हो गया बच्चे, बताया था मैंने, ये कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल क्या होते हैं बच्चे, दीज टू एंगल आर इक्वल। क्लियर है बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो साउंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या लॉ बनते हैं, द डायरेक्शन इन विच साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया कि एंगल इंसिडेंस इज शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने लाइट में पढ़ा था, सॉरी लाइट आपका नहीं है, लाइट में जैसे होता है, ठीक है ना, लाइट वैसे आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है, बट लाइट भी सेम लॉस फॉलो करती है, रिफ्लेक्शन। फिर सेकंड लॉ क्या होता है, दीज थ्री, कौन सी थ्री, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन। बताया था मैंने, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है कि तीनों एक ही लाइन के एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, है ना। जैसे मेरा अभी ये बोर्ड प्लेन है, तो अगर नॉर्मल ऐसे बनाऊंगा तो बेटा इंसिडेंट कहीं ऐसे होगी और रिफ्लेक्टेड ऐसे होगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मैंने अपने बोर्ड पर ऐसे बना दी तो रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रही है और इंसिडेंट इधर भाग रही है, ऐसा नहीं होता। 3D स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, हमेशा ये एक प्लेन में एक 2D में लाई करते हैं, 3D में तीनों रे कभी लाई नहीं करेंगी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो बेटा ये दो लॉज होते हैं, ये उस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट लॉज और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो दोनों ही लॉ आपको कंप्लीटली लिख के आने हैं, प्लस ऐसा डायग्राम भी बना के आना है। एनसीईआरटी में इसका कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन है और अच्छे से गिवन है, क्लियर है, आ गया समझ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं, तो सेम लॉज बच्चे लाइट भी फॉलो करती है, वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलेंगे। इज इट क्लियर, चलो लिख लो बेटा इसे, जस्ट नोट्स बनाते रहो। टुडे वी विल एंड योर दिस चैप्टर एंड योर सिलेबस एज वेल।
डन, करें मूव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है एको। ठीक है, सबने सुना होगा एको क्या होती है। आप इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर और ऐसे वॉल पर, ठीक है ना, वॉल पे तो खैर नहीं सुनाई देती, बट आप इफ यू स्पीक समथिंग, अगर आप कोई चीज शाउट करके बोलते हो तो आप क्या देख रहे हो, वेव गई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आप ही की वेव आपके पास आ गई, मतलब आपको अपनी ही साउंड सुनाई दे रही है, अपनी ही वॉइस सुनाई देती है ना। कमरे में कभी करके देखा, अगर आपके किसी खाली रूम, कोई बड़ा सा हॉल है बिल्कुल खाली पड़ा है, उसमें जाके अगर थोड़ा सा भी चिल्लाते हो तो आपकी वॉइस गूंजती है। हम बोलते हैं ना हमारी वॉइस गूंज रही है, हमको ही सुनाई देती है वो रिपीटेड टाइम्स। क्या हो रहा है, दैट इज एन एको। आपकी जो साउंड है वो आप ही को सुनाई दे रही है, राइट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव सीन एको। पहाड़ों वगैरह में आपने देखा होगा, अगर हिल स्टेशन में सब गए होंगे, राइट, वहाँ पे चिल्लाते हो तो आपको पता लगता है कि आपकी वॉइस आपको सुनाई दे रही है। आप कुछ भी बोलते हो तो रिफ्लेक्ट होकर आप ही के कानों में आती है, राइट। सो दैट इज नोन एज एको। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ टॉल बिल्डिंग और माउंटेन, वी हेयर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। टाइम लगता है बट वी हेयर दैट साउंड अ लिटिल लेटर, राइट। सो दिस साउंड वी हेयर इज कॉल्ड एन एको। इसको क्या बोलते हैं हम, एको। तो एको इज एन रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय लार्ज एंड हार्ड ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल पे डिपेंड करता है बेटा, ऑब्स्टेकल जितना बड़ा होगा, जितना लार्ज होगा, उतनी आपको अच्छी एको सुनाई देगी, राइट। सो एको इज नथिंग बट जस्ट एन रिपीटिशन ऑफ योर ओन साउंड। क्लियर है बात, ठीक है, इसको समझ लो, पहले लिख लेना। सो अब हमने एको समझ लिया कि जी एको ये होता है, राइट बच्चे। बट एको की कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको हर जगह एको सुनाई नहीं देगी। जैसे अभी आप रूम में बैठे हो, जैसे मैं अभी अपने रूम में हूँ, राइट, इफ आई शाउट तो मुझे अपनी वॉइस रिपीटेटिव सुनाई नहीं देने वाली। वाई, बिकॉज देयर आर सम कंडीशन जिसको जो एको फॉलो करती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी आपको एको सुनाई देगी। तो क्या क्या कंडीशन होती हैं, पहली कंडीशन क्या है बच्चे, द सेंसेशन ऑफ साउंड शुड परसिस्ट इन आवर ब्रेन, इट परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड्स। समझ में आई ये बात, इसका मतलब क्या है, देखो अभी मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट, तो जो मेरे बोलने का सेंसेशन है, ये सेंसेशन, ठीक है ना, हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है, ठीक है ना। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ या आप जो भी बोलते हो, उस साउंड का जो इफेक्ट है ना, वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है। अगर उससे पहले कोई दूसरी साउंड आपके पास आई तो आपको वो सुनाई नहीं देने वाली, है ना। अगर सब एक साथ 10 जने, आप सपोज करो आप एक सर्कल बना ले, 10 जने हैं आपके अराउंड, आपके अराउंड 10 जने हैं और आप सर्कल के बीच में खड़े हुए हो, राइट। अब 10 के 10 जने अगर एक साथ बोलना शुरू कर दें तो क्या आपको 10 के 10 लोगों की वॉइस क्लियरली सुनाई देगी, नहीं देने वाली, हार्डली 1 या 2 की सुनाई देगी और मिक्सअप हो जाएगा चीज़ों का। वाई, बिकॉज सारे सब एक साथ बोल रहे हैं। अगर एक बंदे की वॉइस आपको सुनाई दे रही है तो 0.1 सेकेंड के बाद अगर तो उस 0.1 सेकेंड तक वो आपके माइंड में है, तो दूसरे बंदे की वॉइस 0.1 सेकेंड बाद आनी चाहिए। बट सारे एक साथ बोल रहे हैं तो वो एक मिक्सअप हो जाता है, तो आप कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, आपका ब्रेन कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, है ना। होता है ना 10 जने एक साथ सर पे बोल रहे होते हैं, कुछ कुछ आप कहते हो नॉइज़ी लग रहा है, मत बोलो, चुप रहो। क्यों, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे, आपका ब्रेन समझ नहीं पा रहा कि कौन क्या बोल रहा है क्लियरली। सो दैट मीन्स हर साउंड का इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है, एटलीस्ट 0.01 सेकेंड तक। तो इसका मतलब क्या है, एको सुनने के लिए देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने कुछ बोला, ये रिफ्लेक्ट हुई और ये वापस यहाँ तक जितने टाइम में आई, ये टाइम 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम हुआ तो इसको ये रिपीटिशन वाली साउंड जो बेटा आ रही है ना, सुनाई नहीं देगी, राइट, ठीक है। तो ये इफेक्ट 0.1 सेकेंड से 0.1, ये साउंड का जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये 0.1 सेकेंड बाद आनी चाहिए। तो एटलीस्ट इतना टाइम इंटरवल आपको चाहिए एको सुनने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने बोली हुई है कि रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में और ओरिजिनल साउंड के बीच में एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का डिफरेंस आपको चाहिए, राइट। यू कांट अवॉइड दिस, इसको आप नहीं बदल सकते। अब दूसरी कंडीशन आती है, ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है, द hearing distinct echoes minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance, that is 17.2 मीटर। मतलब एटलीस्ट इतना डिस्टेंस चाहिए सोर्स के बीच में और ऑब्स्टेकल के बीच में। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला बच्चे, ये डिस्टेंस एटलीस्ट 17.2 मीटर चाहिए अगर आप साउंड को सुनना है,
ये 17.2 कैसे आया इसको देखेंगे अभी। इट वेरीज, ये साउंड की स्पीड के साथ या टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, बट हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चल रहे हैं, तो 17.2 मीटर आता है। क्लियर है? तो बेटा ये दो कंडीशन आती हैं, ये दो कंडीशन आती है, टाइम की और डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, राइट। तो ये डिस्टेंस आया कैसे, देखो बता देते हैं। अगर मैं बच्चे टेम्परेचर देखो, ये डिस्टेंस आया कैसे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की बेटा स्पीड कितनी लेके चलते हैं, 344 मीटर पर सेकंड, राइट। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ ध्यान से सुनो। जैसे मैंने अभी बॉय वाला एग्जांपल ही बताया था, देखो यहीं बताया था हूँ, चलो यहीं बताया था हूँ, आपको यहाँ से बेटर क्लियर होगा। ये डिस्टेंस 17.2 कैसे आया, इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। लेट्स से ये डिस्टेंस डी था, राइट। ठीक है, तो बेटा साउंड यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्वाइस ऑफ डी। ये बात क्लियर है? ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है, राइट। अब बेटा एक चीज़ देखो, 2D साउंड की स्पीड कितनी है, 344, टाइम इंटरवल मिनिमम कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड, तो मिनिमम 0.1 सेकेंड चाहिए, राइट। तो बेटा D कितना आ गया, यहाँ से D कितना आ गया, 344 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 172, आ गया ना 17.2 मीटर। तो इतना डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, 17.2 मीटर। तो बेटा एको का ये फॉर्मूला बनता है, दिस इज गोल्डन, दिस इज गोल्डन रूल, इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, हम करेंगे। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे हम सोनार पढ़ेंगे, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक वेव वगैरह में, तो वहाँ भी यही फॉर्मूला यूज़ होता है। तो साउंड के रिफ्लेक्शन में मोस्टली यही फॉर्मूला यूज़ होता है, 2D हो जाएगा V इंटू टी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये दो कंडीशंस आती हैं, क्लियर है बात? चलो इसको अब लिख लो। डन, करें मूव, ओके। ठीक है, और दो फैक्टर्स बच्चे और कौन से आते हैं जिस पर डिपेंड करती है एको, नेचर ऑफ ऑब्स्टेकल। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी रिजिड, सच एज बिल्डिंग हो गया, हिल हो गया, क्लिफ हो गया, है ना। तभी तो माउंटेन वगैरह में एको सुनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा आप सुनते हो, रूम में नहीं सुनोगे इतनी, बिकॉज ऑब्स्टेकल सरफेस जो होना चाहिए वो भी हार्ड होना चाहिए, लार्ज ऑब्स्टेकल होना चाहिए। क्लियर है?
नेक्स्ट क्या था, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, वही बात आ गई, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो होगा वो क्वाइट लार्ज होगा तभी एको प्रोड्यूस होगी। इज इट क्लियर? तो कुछ कंडीशन, 4 कंडीशंस आती हैं एको के लिए। क्लियर है? चलो इन्हें भी बेटा लिख लो। तो आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए एको सुनने के लिए। डन? चलो नेक्स्ट अदर रिवर्बरेशन। ठीक है ना, ये भी समवॉट लाइक एको होता है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है ना, रिवर्बरेशन देखो होता क्या है, अगर आप किसी ऑडिटोरियम वगैरह में या किसी थिएटर वगैरह में बच्चे गए हो तो स्टेज पर अगर कोई बंदा बोल रहा होता है, राइट, तो आप देख रहे हो उसकी साउंड जो है कितनी सारी वेव्स निकल रही हैं उससे, राइट, मल्टीपल पाथ्स हैं साउंड की मल्टीपल पाथ हैं। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट हुई, ऊपर सीलिंग से भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यहाँ बैक वॉल से रिफ्लेक्ट होके आप देख रहे हो आपके पास इस बंदे से कितनी आ रही हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पाथ आ रही हैं। साउंड वेव जो है वो मल्टी वेव से आ रही है। आपको क्या लगेगा, जैसे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, राइट, ऑडिटोरियम में, इमेजिन करो यू आर स्टैंडिंग इन एन ऑडिटोरियम, आप स्टेज पर कोई बंदा बोल रहा है और आप उसको सुन रहे हो, राइट, तो आपको उस बंदे की आवाज़ इधर से भी सुनाई दे रही है, इधर से भी दे रही है, आगे से भी दे रही है, पीछे से भी दे रही है, हर जगह से आपको उसकी वॉइस सुनाई दे रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी वॉइस रिवर्बरेट हो रही है। क्या बोलेंगे? उसकी वॉइस रिवर्बरेट हो रही है। क्लियर है बात? तो हर जगह से आपकी साउंड वेव आ रही है। ठीक है, क्लियर है बात? तो हम क्या बोलेंगे कि साउंड जो है वो मल्टीपल पाथ में ट्रेवल करती है, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। इज इट क्लियर? तो बेटा इसको हमें अवॉइड करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मल्टीपल पाथ से आप नहीं चाहोगे ना कि आपको एक बंदे की आवाज़ मल्टीपल वेज से आए, एक दो ही तो कान है, सिर्फ 2 ही वॉइस चाहिए आपको, हर जगह से साउंड आएगी तो यू विल गेट ऑब्वियसली इरिटेटेड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन और इसको वी हैव टू अवॉइड दिस। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड। समझ रहे हो ना? अब देखो इसको अवॉइड करना क्यों है। इस बंदे ने कुछ बोला, आपको मल्टीपल पास से वो चीज़ सुनाई दे गई, राइट, तो बेटा अगर ये बंदा बहुत फास्ट बोल रहा है लेकिन आपको क्या है, एक ही साउंड मल्टीपल पास से सुनाई दे रही है, मतलब इसने कुछ बोला तो वो ज़्यादा टाइम के लिए परसिस्ट करेगा आपके अराउंड, आपके ईयर में, राइट। तो ऐसा तो आप नहीं चाहोगे ना, ये बंदा कुछ फास्ट कुछ बोले जा रहा है आपके अराउंड, आपके जो इसने पहले बोला था वही परसिस्ट आपके अराउंड ज़्यादा टाइम तक कर रहा है, तो यू वॉन्ट वॉन्ट दैट कि मेरे अराउंड इस बंदे की वॉइस ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट करे। जैसे ही वो बोले आपको तुरंत सुनाई देना चाहिए, फिर उसने कुछ बोला फिर सुनाई दे रहा है, यू वॉन्ट वॉन्ट कि वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करे, राइट। ठीक है, सो वी हैव टू अवॉइड दिस। तो एक्सेसिव रिवर्बरेशन इन एनी ऑडिटोरियम और हॉल इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज साउंड बिकम्स ब्लर्ड एंड डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्ट भी तो हो जाएगी ना बेटा, बार बार वो कुछ बोले जा रहा है फास्ट, पहली साउंड आई, दूसरी आई, तीसरी आई, सब मिक्सअप हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, राइट। यू हैव टू अवॉइड दिस। तो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय कवरिंग द सीलिंग एंड वॉल विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल सच एज फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, ड्राइपरीज, परफोरेटेड कार्डबोर्ड शीट्स एक्सेट्रा। देखो अगर आपने इस वॉल को साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर कर दिया, इसको कर दिया, तो साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट तो होने से रही ना, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई तो सीधा ऑब्जर्वर तक आएगी। तो दिस इज वेरी गुड। तो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड दिस रिवर्बरेशन। क्लियर है? ठीक है, तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दो, या फिर जो सीट्स होती है ऑडिटोरियम की वहाँ पे लगा दो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। बहुत तरीके होते हैं इसको करने के, इसको रिड्यूस करने के बेटा बहुत मेथड्स होते हैं। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में आना ही आना है रिवर्बरेशन क्या होता है और इसको कैसे अवॉइड करते हैं। तो जैसे मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हैं, इनको ऐसे ही ऐसी अभी के अभी लिखो, अभी लिखो, बाद में नहीं, अभी लिखो फटाफट।
डन। ओके, नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो साउंड रिफ्लेक्ट होती है, उसके हम यूज बेटा कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला यूज देखो, आप देख रहे हो स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। डॉक्टर के पास सबने देखा होगा। स्टेथोस्कोप क्या होता है, वो अपने कान में लगाता है दोनों बर्ड्स एंड आपके चेस्ट पे पुट करके ही मेजर्स योर हार्ट बीट। कभी सोचा है कि हार्ट बीट कैसे ट्रेवल करती है? हार्ट बीट इज नथिंग बट साउंड वेव। तो स्टेथोस्कोप के थ्रू वो ऐसे रिफ्लेक्ट होते हुए आती है उसके ईयर्स में। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है। दूसरा केस क्या है कि जो बर्ड्स वगैरह प्रे कैच करते हैं अपने, डॉल्फिन हो गया, ठीक है ना, ये जो सबमरीन वगैरह हो गया, ये भी क्या यूज़ करते हैं बेटा, ये वेव सेंड करते हैं और वो इसके प्रे के रिफ्लेक्ट होके वापस इसके ईयर्स तक आती है। देन ही गेट टू नो, जो बैट होता है वो रात में फ्लाई कैसे कर लेता है, सोचा है कभी? वो ही सेंड्स वेव। अगर सामने कोई वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं, सो ही गेट टू नो कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है। सो ठीक है ना, उससे पता लग जाता है कि सामने प्रे है या कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है। सिमिलरली डॉल्फिन, सिमिलरली सबमरीन। सो दिस इज इन दीज ऑल दीज फिनोमेना वी यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आते हैं बच्चे इसमें मेगाफोन। मेगाफोन लाउड स्पीकर सबने सुना होगा, ठीक है ना। अनाउंसमेंट होता है, जो भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तो अनाउंसमेंट होता है, जोर जोर से सर शोर मचाते हैं वो, तो वो क्या होता है, मेगाफोन। सो इट इज़ अ डिवाइस टू एड्रेस द पब्लिक मीटिंग्स। हॉर्न शेप्ड होता है। व्हेन वी स्पीक थ्रू मेगाफोन, साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है मेगाफोन के थ्रू, रिफ्लेक्ट होके वो दूर तक ट्रेवल करती हैं। क्लियर है? मेगाफोन के अंदर दिस रिफ्लेक्टेड साउंड वेव डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पीपल विदाउट मच स्प्रेडिंग, ठीक है ना। वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके वो ट्रेवल करती है मेगाफोन में। क्लियर है? तो बेटा यहाँ भी क्या यूज हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है, कॉन्सर्ट वगैरह की जो वॉल्स होती हैं, सीलिंग्स, वो आपने देखा होगा वो कर्व्ड होती हैं, वो कभी भी सीधी नहीं होती। इस चीज़ को नोटिस करना, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो इसको जाके कभी जाओ हॉल में तो देखना कि जो सीलिंग्स होती है ना कॉन्सर्ट की, वो ऐसे कर्व्ड होती हैं हॉल्स वगैरह की। क्यों? सीलिंग ऑफ द ऑडिटोरियम्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर मेड कर्व्ड। दिस इज डन सो दैट साउंड रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द हॉल। आप क्या देख रहे हो बेटा, अगर ये स्ट्रेट होता, देखो अगर ये स्ट्रेट होता तो क्या होता, अगर ये ऐसे स्ट्रेट होता तो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाती, ये वाली यहाँ आ रही थी, ठीक है ना, और ये वाली यहाँ आ रही थी। तो आप क्या देख रहे हो, ये कंप्लीटली पूरे हॉल में तो नहीं फैल रही ना, लेकिन ये कर्व्ड है। तो कर्व्ड होने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो साउंड है ये पूरे बेटा पूरे हॉल में स्प्रेड हो रही हैं, पूरे हॉल में स्प्रेड हो रही हैं। तो कर्व्ड होने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी जो सीलिंग्स हैं वो कर्व्ड रखी जाती हैं ताकि वो पूरे हॉल में स्प्रेड हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए होती है, दिस इज टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन। ऐसे रिवर्बरेशन आप देख रहे हो स्प्रेड ईजिली हो रही हैं। दीज सीलिंग्स आर मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, और यहाँ पे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी लगा होता है रिवर्बरेशन, मैंने बताया, कम करने के लिए। तो कर्व्ड होती हैं ताकि वो स्प्रेड ईजिली हो, प्लस एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी लगा होता है ताकि वो क्या हो, रिवर्बरेशन रिड्यूस हो जाए। क्लियर है? ठीक है। फिर क्या आता है, हेयरिंग एड। सबने देखा तो होगा, एटलीस्ट लगाया नहीं होगा पर देखा होगा। अगर देखा, वैसे भी देखा लगा हुए, अच्छी बात है। तो क्या होता है हेयरिंग एड, इट इज मेड टू पर्सन, द पर्सन हु इज अनेबल ऑफ हेयरिंग, राइट, सो ही हैज सम हेयरिंग एड। अब ये कैसे काम करता है, द साउंड वेव फॉलिंग ऑन द हेयरिंग एड आर कॉन्सेंट्रेटेड इनटू नैरो बीम ऑफ साउंड वेव बाय रिफ्लेक्शन। जो साउंड वेव इस पे आ रही है वो इसको कॉन्सेंट्रेट कर देगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेट होके कहाँ जाएंगी, ईयर्स के डायफ्रागम कर, ईयर्स जो का डायफ्रागम होता है उस पर जाएंगी। और वह डायफ्रागम क्या होगा बेटा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा लार्ज एम्पलीट्यूड से। तो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, सो पर्सन का जो हेयरिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई, राइट। आपको करना क्या है, आपको ईयर ड्रम को वाइब्रेट कराना है, अपने ईयर को, ईयर ड्रम को वाइब्रेट कराना है, सो दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो और वो ब्रेन तक पहुंच जाए। तो वाइब्रेट करने का काम वो आपकी वाइब्रेट कराने में हेल्प करता है हेयरिंग एड। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। इसको लिखना है बच्चे, लिख लो, एप्लीकेशंस लिख लो। ये काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं, एनसीईआरटी में काफ़ी गिवन है, ठीक है ना। बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं।
डन। ओके, नाउ देयर इज अ रेंज ऑफ हेयरिंग, ठीक है ना। आपको पता है जो ह्यूमंस होते हैं वो अप टू मतलब एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है जहाँ तक हम सुन सकते हैं। अगर उस रेंज से आप नीचे जाओगे तो आप यू कांट हेयर दैट साउंड, उस रेंज से ऊपर जाओगे तो भी यू कांट हेयर, वो आपके लिए नॉइज हो जाएगी, राइट। सो नॉर्मल हेयर्स कैन हेयर ओनली दोज वेव हुज फ्रिक्वेंसी लाइज इन द रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलोहर्ट्ज। The waves having frequency between 20 to 20 kilohertz are known as sound waves. The audible range of frequency कितनी है humans की? 20 hertz से 20,000 hertz. The waves having frequency less than 20 hertz and greater than 20,000 hertz cannot be heard by human ear, है ना। हम नहीं सुन सकते क्योंकि ब्लो इससे जो 20 hertz से बेटा ब्लो होती हैं, जो 20 hertz से ब्लो होती हैं वो होती हैं इंफ्रासोनिक, जो एनिमल्स सुन सकते हैं। अभी देखेंगे हम उसको भी। इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं वो होती हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना। तो ह्यूमंस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इन दोनों वेव्स को सुन सकें, राइट, ठीक है, डायरेक्टली वो इन वेव्स को सुन सकें। क्लियर है। तो दिस इज योर ऑडिबल रेंज, ठीक है। चलो करें आगे मूव। इसमें जस्ट ऐसा जो लिखने वाला तो कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जी ये ऑडिबल रेंज होती है, ठीक है। तो अब इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक को देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, द वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, इनको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है? बाय वाइब्रेटिंग लार्ज बॉडीज, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होता है तो अर्थ वाइब्रेट्स, राइट। तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बेटा वो कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक। तो वी हैव अपैरेटस टू डिटेक्ट दैट। सम एनिमल्स जैसे एलिफेंट, राइनोसरस, वेल्स हो गया, ये भी इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जो एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो इन्हीं वेव्स के थ्रू करते हैं। क्लियर है। बट ये वेव्स ह्यूमन कांट हेयर दीज वेव्स। क्लियर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है अल्ट्रासोनिक। तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक, ये वेव्स जो होती हैं हमारे को ऑडिबल नहीं होती, बट ये एनिमल्स और कुछ बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं जो इनको सुन सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये सिर्फ एनिमल्स और बर्ड्स के लिए है, ह्यूमंस के लिए ये रेंज नहीं है। क्लियर है। चलो आता है बेटा डिफरेंस ये, इससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं सुनते हैं, इंफ्रासोनिक क्या होती हैं, डिफरेंस बताओ इंफ्रा में अल्ट्रा में, क्या फ्रिक्वेंसी रेंज होती है दोनों की। दिस क्वेश्चन कैन बी यू मैम कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम डायरेक्टली, और फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लिख लो इसको फटाफट। ठीक है। सो अच्छा थोड़ी सी वो हो गई। दिस इज अल्ट्रासोनिक साउंड यूज्ड बाय बैट्स। मैंने बताया था ना बैट्स कैसे यूज करते हैं। सो बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई। आप देख रहे हो क्या कर रहा है बैट, ये वेव सेंड कर रहा है और रिफ्लेक्ट होकर जब इस पर वापस आ रही हैं सो ही गेट टू नो कि कोई यहाँ पे प्रे है, सो उसको जाके वो क्या करता है, कैच कर लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोलोकेशन। ठीक है। सो बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क बाय एमिटिंग डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक waves. The high pitch ultrasonic squeeze of the bats are reflected from the obstacle or prey and returned to the bat's ear. So this is the application of ultrasonic waves. ये application 2 मार्क में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ऐसे ही फिगर बना के आनी है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में कंप्लीटली गिवन है, प्लस 2 पॉइंट से लिख के आ जाना पूरे पूरे, एंड यू विल गेट योर फुल मार्क्स। क्लियर है, लिखो उसे।
नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड की बच्चे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कौन कौन सी हैं? दीज आर यूज फॉर होमोजेनाइजिंग मिल्क, मिल्क इज एजिटेटेड विद अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स, ठीक है ना, उसको होमोजीनियस बनाने के लिए। तो वाइब्रेशन ब्रेक डाउन द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द फैट प्रेजेंट इन द मिल्क टू स्मॉल पार्टिकल, और वो होमोजीनियस बन जाता है, ठीक है। दूसरी क्या है? दीज आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग मशीन, सच मशीन वाटर और डिटर्जेंट को हमने वाइब्रेट कराते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर के थ्रू। तो वाइब्रेटिंग डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है? दिस कैन बी रब्ड अगेंस्ट द डर्टी यूटेंसिल्स एंड क्लीन दैम, राइट, ठीक है। जस्ट बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है हमेशा, तो जस्ट आपको ये बस मेमोराइज करना है क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या होता है? टू यूज्ड इन डिटेक्टिंग फ्लॉज इन आर्टिकल मेड ऑफ मेटल, ठीक है। अब बच्चे अगर सपोज करो आपके पास कोई आयरन का, कोई मेटल का बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसके बीच में अंदर कहीं छोटा सा कोई हो है, फ्लॉ है, तो यू कांट सी इट विद द नेकेड आई। आपको कैसे पता लगेगा कि इसके बीच में मेटल के अंदर कहीं कोई फ्लॉ है, राइट? यू कांट सी इट ऑब्वियसली, सो यू यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर दैट। क्या करते हो आप? आपने अल्ट्रासाउंड सेंड करी, ठीक है, आप देख रहे हो जहाँ पे फ्लॉ है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, और जहाँ नहीं है वहाँ सीधी निकल गई। तो यहाँ डिटेक्टर लगे होते हैं, तो डिटेक्टर क्या बताते हैं कि जी यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव रिसीव नहीं हुई है, तो इस रीजन में कहीं फ्लॉ है। तो देन यू गेट टू नो कि हाँ भाई इस रीजन में कहीं फ्लॉ है, यहाँ पे देखो, इसको ठीक करो, राइट, ठीक है। तो दिस हेल्प यू टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फ्लॉ एंड डिफेक्ट एज शोन। क्लियर है? तो छोटे से छोटा डिफेक्टिव बच्चे इससे पता लग जाता है, जो आप ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से। क्लियर है? सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। चलो लिख लो इसको बच्चे। डन। नेक्स्ट आता है सोनार, ठीक है। सो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, बहुत मूवीज हैं ऐसी जो आपको अगर कोई रडार में कोई शिप लोकेट करना होता है, ऐसे रडार घूम रही है, तो रडार क्या करती है, ये कोई शिप, अगर कोई अननोन शिप आपके रीजन में आता है तो ये डिटेक्ट हो जाता है, राइट। प्लस आप देख रहे हो ये शिप, यहाँ पे कोई बोट आएगी तो उसको कैसे डिटेक्ट करेगा? तो ये कुछ वेव्स सेंड करते हैं, वो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, सो दे विल गेट टू नो कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, कोई ऑब्जेक्ट है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोनार। तो सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन शिप्स टू लोकेट रॉक्स, आइसबर्ग, सबमरीन्स, ओल्ड शिप्स सैंक इन द सी, है ना। शिप के अंदर कोई शिप जो है वो ऑलरेडी सैंक है ईयर्स से, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से, या नीचे कोई आइसबर्ग आ गया या कोई दूसरा कोई शिप आ गया, उसको लोकेट करने के लिए। तो और शिप की डेप्थ मेजर आपको मेजर करनी है, तो भी हम सोनार के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करते हैं बताऊंगा अभी। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, है ना। साउंड वेव आपने सेंड करी, रिफ्लेक्ट होके आप पर वापस आ रही है, तो उससे आप डिटेक्टर से आप पता लगा सकते हो कि वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, क्या ऑब्स्टेकल है, किससे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, कितने डिस्टेंस दूर है वो ऑब्स्टेकल। ये सारी इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। क्लियर है? तो देखो कैसे मेजर करते हैं सी डेप्थ के लिए। तो कैसे डेप्थ मेजर करते हैं? देखो ये आपका ट्रांसमीटर हो गया जो वेव सेंड कर रहा है, दिस इज योर डिटेक्टर जो वेव रिसीव कर रहा है। तो बेटा आपने वेव सेंड करी, वो सी बेड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, राइट। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेट्स से सी डेप्थ है डी, सी डेप्थ जो है वो है डी।
तो बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने 2d, और स्पीड इनटू टाइम यही पढ़ा है हमने। स्पीड लेट्स से वाटर में स्पीड है v, राइट। तो बेटा यहाँ से d कितना आ गया, v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये एक्सप्रेशन बन गया आपका किसका, ऐसे आप डेप्थ निकाल पाओगे। मीडियम में आपको साउंड की स्पीड पता होगी, ऑब्वियसली टाइम आप कैलकुलेट कर लोगे कि कितना टाइम में सेंड करा रिसीवर और ट्रांसमिट करने में और रिडायरेक्ट करने में कितना टाइम डिफरेंस है। तो यू बाय दैट यू गेट टू नो व्हाट, यू गेट टू नो दिस सी डेप्थ। तो ऐसे हम सी डेप्थ मेजर करते हैं सोनार का यूज़ करके, राइट। तो हर जगह बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही यूज़ है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द जगह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही हम यूज़ करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम वो सॉल्व करेंगे। बस आप जस्ट ये फॉर्मूला याद रखो बच्चे, इस फॉर्मूले को याद रखो। 2d हो जाता है v इंटू टी, वे d इज द डिस डेप्थ। क्लियर है, चलो कर लिया फॉर्मूला याद, लिख लिया, करे आगे मूव। ओके करो ट्राई, क्या बोला है। डन। क्या बोला है, क्या बोला है बेटा उन्होंने बोला है रिटर्न होके आ रही है 3.4 सेकंड बाद, तो टाइम हो गया 3.42 सेकंड्स। और आपको डिस्टेंस पूछा है सी बेड का, और स्पीड कितनी दे रखी है वाटर में 1531 मीटर पर सेकंड, राइट। तो लगा दो फॉर्मूला, 2d क्या हो जाएगा बेटा v इंटू टी, राइट। तो d क्या हो जाएगा v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, राइट। कितना दे रखा है 1531 इंटू टाइम कितना हो गया 3.42 अपॉन 2, ये कितना आ गया 1.71। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वो आपका काम है, मल्टीप्लाई करो, एनसीईआरटी में गिवन है एग्जाम्पल एंड यू विल गेट योर आंसर, इतने मीटर। क्लियर है। तो जस्ट ऐसे क्वेश्चन बच्चे स्कूल में बहुत आते हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड में भी आ सकते हैं। तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, वो ये 2 लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो बेटा याद रखना, ये जो डी है ना, ये डी आने से मतलब सिंगल जर्नी है,
ठीक है ना, रिसीवर से जब तक वो डेप्थ है, ये डेप्थ है, कहने का मतलब ये है, ये 2D जो है कंप्लीट जर्नी का डिस्टेंस है, ये सिंगल साइड का नहीं है। तो बस इतना याद रखना कि D इज द सिंगल साइडेड डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो आई होप बच्चे इसका आंसर आप आ गया होगा, सबका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्लियर है? चलो करें आगे मूव। तो ऐसे अप्लाई करना होता है ये वाला फॉर्मूला, सोनार वाला। ओके, तो लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन ईयर। ठीक है ना। सो मैंने क्या बताया था, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए भी वाइब्रेशन चाहिए और साउंड को डिटेक्ट करने के लिए भी यूनिट वाइब्रेशन, राइट। तो होता क्या है, देखो आपके ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर जो वो होता है, इसको हम बोलते हैं पिना। ठीक है ना, इसको जो आउटर पार्ट होता है ये होता है पिना। तो यहाँ से जो भी साउंड आती है वो ये रिसीव करता है, मतलब इन्वायरमेंट से जो साउंड आती है वो ये वाला ईयर रिसीव करता है। इसने रिसीव किया, अब वो साउंड आउटर ईयर से जाती है मिडल ईयर में। मिडल ईयर में बच्चे क्या होता है, यहाँ पे होता है ईयर ड्रम। यहाँ पे क्या होता है, ईयर ड्रम। ये साउंड वेव जैसी ईयर ड्रम से टकराती हैं तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन क्या होती हैं, ये बोन्स होती हैं। अब आता है इसमें मिडल ईयर में बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल, स्टायरप, ये सब इसी का पार्ट होती हैं, राइट। ये सब इसी का पार्ट होती हैं। तो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम पे गई, उसके बाद क्या हुआ, ये मिडल ईयर का सब पार्ट है। तो ये वाइब्रेशन ट्रांसफर होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वो सिग्नल जो होते हैं वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन तक, और ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है। ठीक है ना, यू गेट टू हेयर द साउंड। ये काम बेटा सेकेंड्स में हो जाता है, आपको ऑब्जर्व भी, आप समझ रहे हो, यू कांट इवन ऑब्जर्व कब ये काम हो गया। मैं बोल रहा हूँ तो आप एकदम सुन रहे हो ना, कोई टाइम लैग नहीं आ रहा बीच में। तो ये काम आप सबकॉन्शियसली आपका माइंड ये काम कर रहा है आपके बिना जाने। क्लियर है? ठीक है, तो आओ एक एक पार्ट इसको स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन ईयर में 3 पार्ट हो जैसे मैंने बताया, और हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आउटर ईयर क्या करता है, इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट और उसको मिडिल ईयर तक भेजता है, राइट। मिडिल ईयर में क्या होता है, साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो वाइब्रेशन होते हैं ना ईयर ड्रम के, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल वाइब्रेशन ऑफ द बोन स्ट्रक्चर। और ये बोन स्ट्रक्चर पूरा इस चीज़ में हेल्प करता है। फिर आते हैं ये वाइब्रेशन किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, इनर ईयर में, जहाँ पे ये वाइब्रेशन जो होते हैं इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज हो जाते हैं और फिर ये ब्रेन तक जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, सो दिस इज हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स। फिर ईयर ड्रम इज टाइटली स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है। इनकमिंग प्रेशर जो होता है ना ईयर ड्रम पे, जैसे वो प्रेशर अप्लाई होता है वो एकदम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, राइट। और वो कौन सी वाइब्रेशन, जो साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी आई है उसी फ्रिक्वेंसी से ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, तभी तो वेव प्रोड्यूस होंगी सेम उसकी। तो स्टायरप जो होती है उसमें बोन होती है, इज कनेक्टेड टू द इनर ईयर विच कंसिस्ट ऑफ कॉक्लियस, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑडिटरी नर्व। ये सारी वेन जो होती हैं किसका काम होता है, किसका काम होता है बोलो, ये मिडल ईयर का। तो मिडल ईयर में वाइब्रेशन जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। क्लियर है? और इनर ईयर में जाके वो इलेक्ट्रिकल में और इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन क्या आता है ईयर ड्रम का, देखो एक तो डायग्राम ये बना लेना, एग्जाम में बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा इससे, ईयर ड्रम से। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, प्लस इन सारे पार्ट्स के फंक्शन आते ही आते हैं एक न एक। ठीक है ना, कंप्लीट सारे एक साथ नहीं आएंगे, बट एक पार्ट का फंक्शन जरूर आ सकता है 2 मार्क में, कि कॉक्ले का फंक्शन बताओ, स्टायरप का फंक्शन बताओ, मिडल ईयर का फंक्शन बताओ, ईयर ड्रम का फंक्शन बताओ, ऑडिटरी नर्व का फंक्शन बताओ। 1 मार्क में देखें सिंपली आस्क यू, राइट। तो आपको बस जस्ट लर्न करना है कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है, एंड डायग्राम एज वेल। क्लियर है? तो इसको बनाओ बेटा, फटाफट लिख लो इसको। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारी आज की क्लास का।
ठीक है, ओके। करो क्वेश्चन ट्राई, ठीक है ना। क्या बोला है? अच्छा, जो सेम क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है बच्चे जो अभी किया था, बस इसमें क्या करना है, आपको वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, राइट। तो लेट कर लो, एल्यूमिनियम रॉड है, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है बच्चे, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें वैल्यूज वगैरह कुछ जैसे गिवन नहीं है। एल्यूमिनियम रॉड को हिट करा तो साउंड वेव एक तो एयर से जाएगी और एक एल्यूमिनियम से जाएगी, राइट। तो रेशियो ऑफ टाइम निकालना है, तो टाइम इन एयर अपॉन टाइम इन एल्यूमिनियम क्या होगा बेटा? क्या बताया था? वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम अपॉन वेलोसिटी, सॉरी, एल्यूमिनियम अपॉन वेलोसिटी इन एयर। तो वेलोसिटी आपको गिवन होंगी, ठीक है ना, आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो वेलोसिटी आपको गिवन होंगी, आपको टाइम मिल जाएगा। जस्ट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टाइम का रेशो ऐसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत आया हुआ है, स्कूल में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये टाइम का रेशो निकालने वाला। हर जगह बच्चे सेम कंसेप्ट यूज होना, बस इतना याद रखो, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। क्लियर है? ठीक है। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। ओके, करें आगे मूव, करो नेक्स्ट ट्राई। ये भी क्या बोला हुआ है इसमें? उन्होंने बोला है वेव जो होती है वो 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 0.05 सेकेंड में। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 8 मीटर। कितने टाइम में? 0.05 सेकेंड में। क्या निकालनी है? वेव की वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है। 8 अपॉन 0.05, ये कितना आ गया? कितना आ गया ये? एट 800/5, ये कितना बन जाएगा? 16, कितना आ गया ये? 160। तो 160 मीटर पर सेकेंड, इतनी साउंड की स्पीड आ रही है। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, डायरेक्टली आपको करा रहा हूँ। जिसने सॉल्व कर लिया बेटा आंसर मैच कर लो। फिर पूछिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो बेटा स्पीड क्या, फॉर्मूला हमने एक ही पढ़ा है, स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, पढ़ा है सबने। तो वेवलेंथ क्या हो गया? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी है? 160। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 200। तो बेटा कितना आ गया ये? कितना आ गया ये? 4/5 मीटर, है ना। मीटर में आएगा ना, क्योंकि मीटर में दे रखी है स्पीड। तो इतनी आ रही है वेवलेंथ। क्लियर है? तो जस्ट बेटा ये हर जगह आप देख रहे हो, हर न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। गिनती के 2-3 फॉर्मूले हैं, 3 ही हैं इनफैक्ट, उससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है इस चैप्टर में। तो ये आंसर आ रहा है, मैच करो। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करा करो, ठीक है ना, देन जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको देखा करो। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो अपने आप समझ नहीं पाओगे कभी, राइट। तो पहले क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ उसको खुद सॉल्व करो, खुद ट्राई करो। आंसर नहीं आ रहा, देन लुक इनटू स्क्रीन, लुक इनटू द सॉल्यूशन आई एम शोइंग यू। चलो करें आगे मूव। ठीक है, चलो ओके, करो ये भी ट्राई। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है जो हमने सारे फॉर्मूले स्टडी किए हैं। फॉर्मूले गिनती के ही हैं। सम सोनार डिवाइस है, सबमरीन ने सिग्नल रिसीव किया कितने टाइम बाद? एको रिसीव करी 5 सेकंड बाद। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 3625 मीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और स्पीड बतानी है। तो बेटा लगा दो। सोनार है, देखो सोनार वाला केस है, तो बेटा यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाना तो है, लेकिन सोनार वाले केस में बेटा 2 वाला फैक्टर मत भूलना। बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में। सोनार या इको की बात आ रही है या सी डेप्थ की बात आ रही है, तो बेटा 2 लगा लेना यहाँ पे, समझे। तो क्या पूछा है? स्पीड पूछी है, तो स्पीड हो जाएगा 2d/t। कितना हो जाएगा? 2 × d कितना है? d कितना है बेटा? 3625।
और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड्स। निकाल लो अब इसे, कितना आ गया 765, ये बन रहा है 725। ठीक है ना, 725 इंटू 2 कितना आ गया ये 1450 मीटर, यही आ रहा है, सॉरी मीटर पर सेकेंड है, स्पीड है ना, इतना मीटर आ रही है और एक्सपेक्टेड है इतनी ही आती है। ठीक है, लिक्विड वगैरह में इतनी स्पीड आती है, वाटर में 1 सेकेंड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। डन, यही आ रहा है। ठीक है, कर लो नोट से। करें मूव, चलो करो ट्राई। ओलंपियाड के क्वेश्चन बेटा, ओलंपियाड लेवल है, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है ये। देखो समझना पहले क्वेश्चन को, क्या बोला है पहले क्वेश्चन को समझ लेना बच्चे। उसने बोला है एक साउंड सोर्स प्रोड्यूस कर रही है 15 क्रस्ट और 15 ट्रफ्स 3 सेकेंड में। ठीक है ना, सो व्हेन सेकेंड क्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स। तो आपको वेवलेंथ निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखो इसको, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको पहले। देखो उसने बोला है 3 सेकेंड में 15 क्रेस्ट बने और 15 ट्रफ बने, राइट। अब बच्चा मुझे एक चीज बताओ, एक वेव में कितने क्रेस्ट और कितने ट्रफ्स होते हैं? एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, तो एक वेव में एक क्रेस्ट होगा और एक ट्रफ होगा। तो अगर 15 क्रेस्ट बन रहे हैं, इसका मतलब कितनी वेव्स निकली हैं? 15 वेव्स निकली हैं, मतलब 15 ऑसिलेशंस हुए हैं 3 सेकंड में। तो बेटा 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? आ रहा है समझ, है ना? 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे? 3 सेकंड में 15 वेव्स निकली हैं, 15 ऑसिलेशंस हुए हैं, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 15/3। तो कितना हो गया ये? 5 हर्ट्ज। तो बेटा ये आ गई फ्रिक्वेंसी, दिस इज योर न्यू। आ गई बात समझ? तो 5 वेव्स हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं 1 सेकंड में। 5 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं 1 सेकंड में। क्लियर है? क्या पूछी है? वेवलेंथ पूछी, तो फ्रिक्वेंसी आ गई। अब वेवलेंथ निकालो। तो वेवलेंथ के लिए उसने क्या हिंट दिया है कि जी जब पहला क्रेस्ट जब सेकंड क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो पहला क्रेस्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर अवे था सोर्स से। जब सेकंड क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो देखो ये पहली वेव, ये दूसरी वेव। उसने बोला है, ध्यान सुनना ध्यान से, ये आपका पहला क्रेस्ट हो गया, ये दूसरा क्रेस्ट हो गया। उसने बोला है जब सेकंड क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो पहला क्रेस्ट जो है वो कितनी दूर था? सेकंड क्रेस्ट प्रोड्यूस यहाँ, सेकंड क्रेस्ट यहाँ प्रोड्यूस हो गया ना, तो उसने बोला है जो पहला, सॉरी ये उल्टा होगा, पहले तो ये वाली वेव प्रोड्यूस होगी ना, फिर ये होगी, है ना? पहले ये वाली वेव प्रोड्यूस होगी, फिर ये होगी, फिर इसके पीछे पीछे चलता रहेगा, राइट। तो उसने क्या बोला, ध्यान सुनो। उसने बोला है ये आपका सेकंड क्रेस्ट है, ये फर्स्ट क्रेस्ट है। तो जब सेकंड क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो जो फर्स्ट क्रेस्ट है वो सोर्स से कितनी दूर है? कितनी दूर है? 2 सेंटीमीटर अवे है। ये डिस्टेंस दे रखा है ये वाला। जब सेकंड क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ मतलब सेकंड क्रेस्ट कहाँ पर है? देखो ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन गया। सेकंड क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ है तो देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं दोबारा बना देता हूँ, दोबारा समझ लो। नहीं आ रहा समझ, दोबारा समझ लो बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसने बोला है जब सेकंड क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ, ये तुम्हारा सेकंड क्रेस्ट हो गया, प्रोड्यूस हुआ है, तो जो फर्स्ट क्रेस्ट है, फर्स्ट क्रेस्ट कौन सा होगा? है ना, पहले देखो, पहले
आ रहा समझ? पहले ये वाला क्रस्ट बना होगा, फिर तो ये बनेगा। सोर्स ऐसे तो चलती है ना, ये वाली वेव, फिर ये वेव, फिर ऐसे वेव चलती रहेंगी। तो पहले ये क्रस्ट आगे भागा, फिर सेकंड वाला प्रोड्यूस हुआ। तो कह रहा है जब सेकंड जस्ट प्रोड्यूस हुआ है तो पहला वाला क्रस्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर दूर है। तो इसका मतलब इन दोनों क्रस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया? कितना डिस्टेंस आ गया बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया था, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। तो बेटा वेवलेंथ कितनी आ गई? वेवलेंथ भी जी 2 सेंटीमीटर है। आ गई बात समझ? तो उसने घुमा दिया क्वेश्चन, उसने डायरेक्टली नहीं बोला, उसने थोड़ा सा घुमा दिया। तो ये ओलंपियाड लेवल डिजर्व करता है। ठीक है, कितना हो गया ये? 0.02 मीटर। तो बेटा स्पीड निकाल लो, अब तो हो गया क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 0.02। तो कितना आ गया ये? 0.1 मीटर पर सेकेंड। इतनी आ गई, इतनी स्पीड आ रही है। क्लियर है? तो अपने आप में बच्चे बेहतरीन क्वेश्चन था ये ओलंपियाड के लिए, डबल स्टार मार्क कर लो, इसलिए मैंने डाला इसको। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो जिसका हो गया अच्छी बात है, फंडे क्लियर है उसके। जिसका नहीं हुआ बेटा लिख लो, फटाफट लिखो से। डन, ओके। क्या बोला इस क्वेश्चन में? तुम्हारे बच्चे पूरे फंडे क्लियर करके आज हम क्लास एंड करेंगे। उन्होंने बोला है साउंड की वेलोसिटी दे रखी है, वेव वेलोसिटी दे रखी है इतनी, आपको इससे वेवलेंथ बतानी है। देखो जस्ट ग्राफ से हो जाएगा, ओरली हो जाएगा क्वेश्चन, ये ओरली क्वेश्चन हो जाएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ दे रखा है फॉर अ वेव, और वेव वेलोसिटी दे रखी है 320 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड वेवलेंथ। ठीक है, कैसे करेंगे देखो एक बार। देखो सबसे पहले देखो एम्पलीट्यूड। तो बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैंने क्या बताया था, ये होती है मीन पोजीशन, जो ऑरेंज वाली मैंने बनाई है, राइट। दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल।
अब मीन पोजीशन से कितनी मैक्सिमम ऊपर तक जा रही है, ये वेव जा रही है, पार्टिकल जा रहा है इतना, तो बेटा एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड तो आपका 2 मीटर ही होगा, 2 सेंटीमीटर सॉरी, है ना, इतने ऊपर तक जो जा रहा है। अब उसने बोली है वेवलेंथ, तो बेटा एक चीज़ देखो, और क्या बोला है, वो वेवलेंथ निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। देखो अगर मैं एक पूरी वेव की बात करूं तो ये कंप्लीट वेव बन गई, तो टी टाइम में, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस वेव ने, 0.4। कैपिटल टी टाइम में बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.4 मीटर, है ना, इतना डिस्टेंस तो इस वेव ने ट्रेवल किया, तो ये क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है बेटा, कैपिटल टी निकालना है, आपको कैपिटल टी निकालना है। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड दे रखी है 320 इंटू टाइम कैपिटल टी, तो बेटा कैपिटल टी कितना आ गया यहाँ से, 0.4 अपॉन 320, राइट, ये कितना आ गया, 1/800 सेकेंड्स, इतना आ गया तुम्हारा क्या, टाइम पीरियड। ये इसका टाइम पीरियड है वेव का, क्लियर है। अब फ्रिक्वेंसी पूछिए तो क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल, है ना, फ्रिक्वेंसी कर दी तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो 1/t होता है फ्रिक्वेंसी, तो ये आ जाएगा 800 हर्ट्स। आ रहा है ना बात समझ। तो मैंने कैपिटल टी निकाला पहले कि एक टाइम पीरियड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.4 मीटर। फिर क्या बोलिए, वेवलेंथ। अपना वेवलेंथ निकालना इजी है, अब तो हो ही गया क्वेश्चन बच्चे, अब तो क्वेश्चन हो ही गया। तो स्पीड होती है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपकी स्पीड 320, फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है 800, तो ये कितना आ गया 4, तो 0.4 मीटर। वो आपको बेटा फिगर से दिख भी रहा है कि वेवलेंथ 0.4 मीटर है, राइट, और हमने निकाल भी लिया, क्लियर है। तो आपको मैंने बताया था ना फिगर से ही क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे स्टिल मैंने आपको कैलकुलेटर के बता दिया, क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लो इस पे, ओलंपियाड लेवल डिजर्व करता है ये, क्लियर है। लिखो इसे, जिसका हो गया, नहीं हुआ सॉरी, जिसका नहीं हुआ बच्चे फटाफट लिखो इसको, और जिसका हो गया डेट मीन्स फंडे क्लियर है, अच्छी बात है। ये वाइपर के लिए सील रखती है। Done? Okay, so this was all about the sound chapter, right? So now we are finished with your syllabus. हमने complete आपकी फिजिक्स कर ली है बच्चे, complete, ठीक है। So सारा सिलेबस अभी इसको जाके साउंड पढ़ो, ठीक है ना, और जितना भी सिलेबस बच्चे हमने कवर किया है वी आर कंप्लीटेड विद दैट, और इसको जाके बच्चे जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग इट। सारे चैप्टर फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन, साउंड, वर्क, एनर्जी, इस सब का रिवीजन स्टार्ट कर दो, राइट, ठीक है ना। क्लासेस तो आपकी एंड हो गई है, बट वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन सेंड अस ऑन व्हाट्सएप, डायरेक्टली आपको कॉल करके हमको वो डाउट भेज सकते हैं, एंड आई विल क्लियर दैट डाउट श्योरली, राइट। तो इसको जाके स्टडी करो, मिलते हैं आपसे, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।